So in the first video we have discussed about transcription, translation. So transcription में DNA से RNA कन्वर्ट होना और ट्रांसलेशन में RNA से प्रोटीन कन्वर्ट होना, ये प्रोसेस होता है. Now let's talk about translocation. क्या होता है ट्रांसलोकेशन? See, the rRNA helps in binding of amino acids by peptide bonds. तो जो अमीनो एसिड से एक दूसरे को ज्वाइन हो जाते हैं और वो पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू ज्वाइन हो जाते हैं. एंड दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एक अमीनो एसिड अपने जगह चेंज करके दूसरा अमीनो एसिड ले लेता है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस राइबोसोम्स कीप्स मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू अदर एंड ऑफ mRNA, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ट्रांसलोकेशन. और जब ये मूव होता है तो ट्रिपलेट कोडॉन आगे आगे आता है, तो जिसके वजह से अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके एंड फाइनली वो प्रोटीन बन जाता है. तो दिस प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. डीएनए से आरएनए बनने को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनने को कहते हैं ट्रांसलेशन. और ये जो मूवमेंट होता है एमआरएनए का फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड राइबोसोम्स का, उस मूवमेंट को कहते हैं ट्रांसलोकेशन. और ये सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है. तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन तीनों प्रोसेस इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. अब व्हाट इज म्यूटेशन? क्या होता है म्यूटेशन? म्यूटेशन मीन्स सडन चेंज विच अकर्स इन जीन्स. कुछ भी जीन्स में चेंजेस आ जाते हैं और वो सडन चेंजेस के वजह से एक म्यूटेशन क्रिएट होता है, और ये म्यूटेशन की वजह से डिसीज हो सकता है. म्यूटेशन इज अ चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ अ जीन और अ क्रोमोसोम. एक क्रोमोसोम के अंदर, एक जीन के अंदर जो सडन चेंजेस आता है उसे कहते हैं म्यूटेशन. और ये म्यूटेशन नेचुरल भी हो सकता है या फिर केमिकल के वजह से हो सकता है, जैसे कि एक्सरेज की वजह से, यूवी लाइट की वजह से भी म्यूटेशंस हो सकते हैं. यस. और बायोलॉजी में एक म्यूटेशन मतलब एक परमानेंट चेंज होता है जिसके वजह से एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हो जाता है एक ऑर्गेनिज्म का. सच लाइक वायरस के और बहुत सारे ऐसे जीन्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो म्यूटेशन के वजह से अपने जीन्स के पैटर्न्स को वो चेंज करते हैं. और म्यूटेशंस के वजह से डीएनए के अंदर एरर्स आ जाता है, और डीएनए के वजह से, एरर्स के वजह से आरएनए के अंदर, और उसके वजह से प्रोटीन्स, इस तरह से डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ जाता है. और जिसके वजह से इस प्रोसेस, ये जो एंटायर म्यूटेशन जो है, इस म्यूटेशन की वजह से डीएनए डैमेज हो सकता है या उस ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफेक्ट आ सकता है. तो ये म्यूटेशन जो मेन सीक्वेंस है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक मेन सीक्वेंस है, और आप नीचे देख सकते हो एक जहां पर TGC होना चाहिए वहां पर है GAT. तो इसके वजह से, म्यूटेशन के वजह से डीएनए के अंदर प्रॉब्लम आ गया है, और ये प्रॉब्लम परमानेंटली रहता है. और इस म्यूटेशन की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जो आप आगे पढ़ेंगे. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज evolution. What is evolution? Now, evolution is a process of biological change by which a species changes over a period of time. आप देख सकते हो ह्यूमन बीइंग जो बेस्ट एग्जाम्पल है इवोल्यूशन का. तो पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे, पहले जो एनिमल्स थे, वो ह्यूमन बीइंग्स के जैसे नहीं थे, लाइक मंकी एंड लाइक चिंपैंजीज. तो इससे ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ है. तो इवोल्यूशन जो है एक चेंज है जिसके वजह से एक स्पेसीज आज जो प्रेजेंट डे जो जिस तरह से है उस तरह से धीरे धीरे करके आज प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म बन सकता है. इवोल्यूशन इज अ सेंट्रल थीम इन ऑल द फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी. आज अगर देखेंगे तो हर चीज में इवोल्यूशन हो रहा है, हर ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन हो रहा है. एक छोटा सा वीडियो आप देख सकते हो. इस तरह से सबसे पहले यूनिवर्स, गैलेक्सीज बन गए, और जिसके वजह से अर्थ बना. और अर्थ के ऊपर, अर्थ पहले एक फायरबॉल के जैसे था. इस फायरबॉल बहुत ही हॉट था, एंड बिग बैंग के वजह से ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो बाहर आए, उसमें से एक छोटा सा पार्टिकल है अर्थ. और ऐसे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, ऐसे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स है. और ये जो हॉट बॉल है ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया इनटू लाइफ सिस्टम, और पहले आ गया था वाटर, एक्वेटिक एनिमल्स. फिर वहाँ से जो है धीरे धीरे करके बैक्टीरिया,
फिर वहाँ से डीएनए चेंजेस होते गया। मतलब एक ये प्रोसेस जो है वेरी स्लो प्रोसेस बट वेरी एक्सेलेंट प्रोसेस वी कैन से, जिसके वजह से आज जो प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स है वहाँ तक हम पहुँच गए। पहले लाइफ आया इन वाटर, और वाटर से जो है धीरे धीरे एक्वाटिक एनिमल्स आए, फिर रेप्टाइल्स आए, फिर मैमल्स आए। इस तरह से लाइफ जो है इवॉल्व होते होते आज हमारा जो ह्यूमन बीइंग्स के जो लाइफ है वहाँ तक आया। आप ये सब वीडियो देख सकते हैं एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। दिस इज हाउ the earth has come। तो earth is also a part of evolution। फिर continents बने, फिर लाइफ बना, फिर धीरे धीरे जो है ये जो डिफरेंट फाइलम्स जो हम बोलते हैं, अलग अलग फाइलम्स बने, रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल से फिर मैमल्स आए, फिर मैमल्स से जो है एव्स बर्ड्स आए, फिर वहाँ से जो ह्यूमन बीइंग्स का इवोल्यूशन। सो दिस इज बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ प्रोसेस। This is how birds have come, then birds के through, then we have उस वक्त प्रोसेस ऐसा हुआ कि जो एक्सटिंक्ट हो गए कुछ एनिमल्स हमारे अर्थ से, जिसमें डायनासोर्स भी थे, एंड देन स्लोली अगेन द लाइफ स्टार्टेड। सो दिस इज हाउ लाइफ इवोल्यूशन कैसे हुआ अर्थ का, और ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, दैट्स ऑल वी हैव स्टडीड सो फार। नाउ दिस इज हाउ एविडेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये एविडेंसेस के वजह से हमें समझ में आया है कि हम ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व होते हुए आ रहे हैं। तो पहला एविडेंस है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजी मीन्स स्ट्रक्चर्स। इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, स्पेशली देयर माउथ, पोजिशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, आप देख सकते हैं एनिमल्स के अंदर तो वो सब सिमिलर रहते हैं। यू कैन सी दिस पिक्चर एंड यू कैन अंडरस्टैंड the monkey, the human being, and mouse, like they have same structure of nostrils, similar kind of eyes, similar kind of mouth। तो ये जो है हमें ये प्रूव करता है कि हम कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। तो ये एविडेंसेस से हमें प्रूव होता है। तो सबसे पहला एविडेंस है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजी मीन्स स्ट्रक्चर्स, मॉर्फो मीन्स स्ट्रक्चर, लॉजी मीन्स अपीयरेंस। सो इस तरह से सिमिलर अपीयरेंस वाले स्ट्रक्चर्स है। एंड सेकेंड इज एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर्स। हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखेंगे लाइक ह्यूमन बीइंग, कैट, व्हील, बैट, ये सारे एनिमल्स में आप देखोगे तो दे हैव सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। यू सी दैट हैंड में दे हैव फर्स्ट बोन विच इज कॉल्ड ह्यूमरस, देन 2 बोन्स। तो इसी तरह से सारे एनिमल्स में जो है इसी तरह से होता है, 1 and 2 and then 5 and then 10, 15 bones। तो ह्यूमन हैंड, cat's leg, bat's wings, or we can say whale's fin, like all these are the peculiar examples of anatomical evidence। हमारे काम अलग अलग है, functions अलग अलग है, but हमारा structure same है। So this shows that we have came from common ancestor। हम यूज करते, ह्यूमन बीइंग यूज कर सकते हैं होल्डिंग के लिए, कैट चलने के लिए यूज करता है, व्हेल जो है स्विमिंग के लिए, और बैट जो है फ्लाइंग के लिए। So we use for different function but the structure is same। So however there is a similarity in structure of bones, joints, in organs of all these animals, but their function is different। So this similarity indicates that we have come from the common ancestors। Yes, so these are the evidences which shows that we have come from common ancestors। तो इसी तरह से ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, ये नाम है बोन्स के। दिस इज फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यू कैन रिमेंबर इट। और ये एविडेंसेस हमें प्रूव करता है कि हम कॉमन एंसेस्टर्स हैं। थर्ड एविडेंस है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। These are the specific structures in human body। They are useful under certain situations। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर भी ऐसे कुछ एविडेंसेस है जिससे हमें समझ में आता है कि हमारे बॉडी में वो ऑर्गन्स यूज होते थे एक टाइम पे, बट नाउ दे आर रेमिनेंट्स, नाउ दे आर नॉट यूजफुल। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल है अपेंडिक्स, विजडम टीथ, व्हेल, स्नेक। विजडम टीथ, व्हेल, स्नेक के पास लेग्स थे, हिंड लेग्स थे। तो ये सब जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स बन गए। आज वो यूजफुल नहीं है।
हमारे जो विजडम टीथ होता है वो हमें एक टाइम पे यूज था, और वेल और स्नेक के पास भी लेग्स थे, बट धीरे धीरे वो यूजलेस हो गए बिकॉज दे वर नॉट यूजिंग. इवन ऑस्ट्रिच आप देख सकते हो, ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड विच हैज विंग्स बट इट कैन नॉट फ्लाई. इवन अपेंडिक्स ऑल्सो. तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो हमारे बॉडी में हैं, दे आर नॉट यूजफुल नाउ बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन. तो इवोल्यूशन में वो यूजलेस हो गए. तो आप देख सकते हैं अपेंडिक्स और ये टेल बोन, कॉकिक्स बोन कहते हैं, ऑल दीज आर प्रेजेंट. तो हमारे बॉडी में भी एक टाइम पे टेल था और हमारे बॉडी में अपेंडिक्स यूज होता था, तो बट ये आज यूज नहीं हो रहे. तो दे आर द एग्जाम्पल्स कि हम उस ऑर्गेनिज्म से आए जहां पर वो यूज होते थे, बट आज वो यूज नहीं हो रहे. तो ह्यूमन बीइंग में ऐसे बहुत सारे वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स है, ईयर मसल्स, विजडम टीथ, अपेंडिक्स, ये सब एग्जाम्पल्स आप प्लीज लिखिए अपने नोटबुक में, सो दैट दिस इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. टेल बोन, गूज बम्प्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आज यूजलेस है, बट एक टाइम पे वो यूज होते थे. सच स्ट्रक्चर्स बिगिन टू डीजनरेट अंडर सच सिचुएशन एज पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. तो नेचर के वजह से आज वो एक्सटिंक्ट हो गए, बट एक टाइम पे वो यूज होते थे. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये एविडेंस है. पहला एविडेंस मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस था, सेकंड एनाटॉमिकल, थर्ड इज वेस्टिजियल स्ट्रक्चर. द नेक्स्ट इज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस. पैलेंटोलॉजिकल मतलब फॉसिल्स. अब देख सकते हैं जो फॉसिल्स जो हमें मिलते हैं अर्थ के अंदर, ये फॉसिल्स हमें क्लियरली बताते हैं एक टाइम पे ये जो एनिमल्स थे जिंदा थे, और ये एनिमल्स सर्वाइव करते थे जस्ट बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन प्रोसेस में वो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए. आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा एक एविडेंस है जो हमें मिलता है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का कनेक्शन है. सो रेप्टाइल्स और बर्ड्स के, इसके अंदर रेप्टाइल्स के जैसे कैरेक्टर्स भी थे और बर्ड्स के जैसे विंग्स भी थे. सो दिस एविडेंस प्रूव्स दैट वी हैव केम फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर. और फॉसिल्स में जितना ऊपर फॉसिल्स मिलता है उतना वो न्यू स्पीशीज है, और जितना डीप में मिलता है उतना ओल्ड स्पीशीज है. ये फॉसिल रिकॉर्ड्स में हमें समझ में आता है कि ये स्ट्रेटा, ये कौन से स्टेटा में मिलता है, उसके बेसिस पर हम इसे अरेंज करते हैं किस ग्रुप में रखना है. तो फॉसिल एविडेंसेस, फॉसिल्स, व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स आर मिनरलाइज्ड रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स. तो फॉसिल रिकॉर्ड्स हमें मिलता है. तो जितना ओल्ड लेयर, जितने डीप लेयर्स में मिलते हैं उतने वो ओल्ड एनिमल्स है, उतने ओल्ड स्पीशीज है, और जितने लाइटर, जितने ऊपर के लेयर्स में मिलता है उतना वो जितने ऊपर के लेयर्स में मिलता है उतना वो न्यू स्पीशीज है. तो न्यू लेयर फॉर्म्स एंड ओल्ड लेयर. सो इस तरह से जितने ओल्ड मिलता है उतना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का स्पीशीज है करके हम डिटरमाइन कर सकते हैं. एंड देयर इज अ स्पेशल टेक्निक कॉल्ड कार्बन डेटिंग, जिसमें हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने साल का पहला का स्पीशीज है. तो ऑल दिस आर एविडेंसेस. दिस प्रूव्स अस कि वेदर वी आर फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स. तो ये सारे एविडेंसेस को याद रखना है. दिस इज अ कार्बन डेटिंग डेफिनेशन. तो कार्बन डेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन 14 और कार्बन 12 दोनों निकालते हैं एक ऑर्गेनिज्म में से, और कार्बन 14 का अमाउंट और कार्बन 12 के रेशियो देखकर हम ये डिसाइड करते हैं कितने साल के पहले का स्पीशीज है. कार्बन 14 जो है ये रेडियो एक्टिव है, ये कम होते रहता है, और कार्बन 12 सेम रहता है. तो कार्बन 14 और कार्बन 12 उसके बेसिस पर हमें समझ में आएगा. अगर कार्बन 14 एग्जैक्टली हाफ हो गया, इसका मतलब है ये 5730 ईयर्स का पहले, क्योंकि कार्बन 14 हाफ होने के लिए इतना ईयर्स लगता है. तो हमें इससे समझ में आता है कि कितने साल पहले का है. तो इसे रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहते हैं. और ये प्रोसेस बहुत सिंपल प्रोसेस है. यू कैन अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन एंड यू कैन राइट डाउन दिस डेफिनेशन. कार्बन 14 एग्जिस्ट नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर, बट कार्बन 12 जो है वो डिके होगा, और इसके रेशियो की वजह से हमें समझ में आएगा. सो दीज आर द एविडेंसेस. The next evidence is connecting link, but before that I would like to tell you that ये सब लिख के रखो so that this will help you for the examination.